बच्चों एक बात हमेशा चर्चा का विषय बनती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है अथवा नहीं, और यदि संविधान का यह भाग है तो क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, और यदि संशोधन किया जा सकता है तो किस हद तक संशोधन किया जा सकता है। तीसरी बात जो चर्चा में रहती है कि यह जस्टिसिएबल इन नेचर है या नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, क्या यह संविधान का भाग है, क्या इसमें परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। देखिए बच्चों, बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए यह एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल भी किया गया है और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरूबाड़ी संघ मामले 1916 की जब भी चर्चा आए तो आपको याद रखना है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि 1973 में एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला सामने आया जिसको हम जानते हैं केशवानंद भारती 1973 बनाम केरल राज्य। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और जुडिशियल रिव्यू के तहत अपनी द्वारा दी गई ही व्याख्या को परिवर्तित कर दिया और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और बाद में LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी यही कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये रहे केस जो मतलब जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो आपको याद क्या रखना है? आपको 3 मामले याद रखने हैं। पहला बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 जिसमें प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मामले में यह व्यवस्था बदल दी गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक हिस्सा है। और LIC मामले में LIC बनाम संघ मामले में 1995 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किया गया। तो बच्चों जब भी कभी आपसे कोई सवाल पूछे कि प्रस्तावना को कब शामिल किया गया तो आपको बताना है प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया। और इसका कारण क्या था? इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया गया तो बच्चों ये बात बतानी आपको बहुत जरूरी है कि इससे पहले जब श्री जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे कि भारत का संविधान किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमने प्रस्तावना को बनाया। और संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इस पर वोटिंग कराई गई। और तो क्या हुआ कि उस सभी लोगों ने इसको, संविधान सभा के जो लोग थे, जो सदस्य थे, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में जो निर्णय दिया, बाद में जो व्यवस्था दी कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है और इसी मामले से साम्यता रखता है। हमारे जो संविधान को बनाने वाले जो निर्माता थे उनके मत से साम्यता रखती है ये बात। और इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। आप इसमें दी गई किसी भी व्यवस्था को कहां चुनौती नहीं दे सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, गैर न्यायिक है, वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना क्या है, इस पर विचार करेंगे। संविधान की धारा 368 जो है ये संविधान में संशोधन के लिए प्रयोग की जाती है। इसके तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। तो हम इन दोनों बातों पर विचार करेंगे कि ये सही है या ये सही है। यह प्रश्न पहली बार कब उठा? ऐतिहासिक केस कौन सा था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उठा यह सवाल पहली बार और यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा
कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्वों अथवा मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट तर्क रखा गया और इस मामले में सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजों की बेंच बैठी, जिसमें 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपने मत में बेरूबाड़ी संघ मामले में जो निर्णय दिया था कि पूर्व में इसमें संदर्भित निर्णय गलत था, यह कहा और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल में संशोधन नहीं किया जाए। किसमें कि नहीं, मूल ढांचे में। बेसिक स्ट्रक्चर की जो पॉलिसी है इसी के बाद सामने आई। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ये भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना ने निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। देखिए बच्चों, भारत का पंथ निरपेक्ष होना, एक गणतंत्रात्मक लोकनायक गणराज्य होना, ये सभी जो विशेषताएं हैं ये भारत की मूल विशेषताएं हैं, इनको संशोधित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि भारत का स्वरूप क्या है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और भारत में क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है और राजनीतिक और आर्थिक इस प्रकार के न्याय उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये सभी जो जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो प्रिंसिपल है, ये सभी संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो 3 बातें हमने सीखी। एक तो ये कि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, प्रस्तावना में लिखी हुई किसी बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, जो इसकी मूल विशेषताएं हैं, उसमें परिवर्तन ना किया जाए। तीसरी बात यह कि संविधान का भाग है अथवा नहीं, तो यह संविधान का भाग है। न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में वर्णित मूल तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो संरचना कायम नहीं रहेगी और यह वह संविधान नहीं होगा जो अपनी पहचान को बरकरार रख पाए। एक संशोधन शक्ति की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि संसद को राज्य व्यवस्था की इन मूलभूत और बुनियादी विशेषताओं में से किसी को भी दूर करने की शक्ति प्रदान की जाए। देखिए बच्चों, जैसे क्या होगा कि पहले आदिम समाज था और लोगों की जनसंख्या थोड़ी कम थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रुप्स डिवाइड होने लगे। कोई व्यक्ति जो ठंडे इलाके में रहता है उसकी अलग मान्यताएं हो गई, उसका रहन सहन अलग हो गया, उसकी संस्कृति अलग हो गई। और जो गर्म इलाके में रहने वाला व्यक्ति है उसकी मूल जो विशेषताएं हैं, जो उसके रहन सहन का तरीका है, जो उसकी संस्कृति है, वो अलग हो गई। तो कुछ बुनियादी नियम ऐसे बनाए गए जो हर एक व्यक्ति पर फिट हों, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये ऐसे नियम हैं जो किसी भी समाज में, किसी भी देश में ये समान रूप से कायम है और इनमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 राज्य हैं, एक पठारी प्रदेश है और एक मैदानी भाग है। तो बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये दोनों एक ही राज्य का जब तक हिस्सा थे, तब तक क्या हुआ था कि जब भी जो नीति बनाई जाती थी वो या तो यहां सफल होती थी या मैदानी भाग में सफल होती थी। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया गया, इन दोनों राज्यों में विभाजन कर दिया गया। और ऐसा एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। जब पहले उत्तराखंड था तो उत्तराखंड पूरी तरह से एक पहाड़ी प्रदेश है और उत्तर प्रदेश एक पूरी तरह से एक मैदानी भाग है। तो जब भी हम इसमें देखते थे कि बहुत सारी नीतियां जो भी बनती थी वो या तो उत्तराखंड के लिए सही बैठती थी या मैदानी भाग उत्तर प्रदेश के लिए सही बैठती थी। तो क्या हुआ, इस प्रकार से व्यवस्था की गई, दोनों का विभाजन किया गया। और प्रशासनिक सुविधा, जब मान लीजिए कि अब कोई भी नीति बनाई जाती होगी उत्तराखंड में तो इस प्रकार से बनाई जाती होगी कि उत्तराखंड के हिसाब से बनाई जाए। यहाँ की संस्कृति भी अलग है, लोगों की जो रहन सहन का तरीका है वो भी अलग है। लेकिन समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये दोनों ही नियम दोनों जगह पे बराबर रूप से कायम है। ठीक है, यहां पर अवसर और प्रतिष्ठा की समानता भी है, यहां पर भाईचारे की भावना भी दोनों जगह है। तो कुछ बुनियादी नियम है। यहां पर संविधान इन्हीं मूल तत्वों की बात करता है कि जो बुनियादी विशेषताएं हैं वो संविधान में रखी जाती हैं, जो सभी समाज में, सभी धर्मों में और सभी जगहों पर समान रूप से कायम होती हैं। तो ऐसे कुछ बुनियादी नियम हैं जिस पर लोग आपस में सहमत हो जाते हैं और उनको एक किताब में लिखित रूप में यदि कर लिया जाए तो उसको संविधान कहते हैं। तो
यहां पर यही बात की गई है कि जो मूल विशेषताएं हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अन्य जो ऐसी विशेषताएं हैं जो मूल विशेषताएं नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो बच्चों, ये जो 3 बातें हमने आपको बताई, इसको आपको याद रखना है। और जब भी आप किसी एस्से टाइप, जब कोई एस्से लिखेंगे या कोई मतलब एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन लिखेंगे, तब ये आपको काम करेगा। और जो 3 फैक्ट बताए कि क्या संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, हाँ या नहीं, तो इसका उत्तर आपको हाँ लगाना है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इसके मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आपको लगाना है गलत। यदि और पूछा जाए कि क्या ये वाद योग्य है, तो आपको लगाना है कि नहीं, ये गैर वाद्य योग्य है, गैर न्यायिक प्रवृत्ति की है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। और यदि पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपको लगाना है कि यस, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं।